नरेश और उसके साथी, जिनका नेतृत्व वह खुद कर रहा था, निकलने की तैयारी कर रहे थे। चूंकि उसने हाल ही में प्राण ऊर्जा रूपांतरण स्तर में प्रवेश किया था, उसकी ऊर्जा अभी स्थिर नहीं हुई थी। इस स्तर पर योद्धा भावनाओं के उतार चढ़ाव से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं, और नरेश इसका अपवाद नहीं था। शेष 7-8 शिष्य केवल तपस्वी शरीर स्तर पर थे, कुछ प्रारंभिक तत्व स्तर पर भी थे, लेकिन कुल मिलाकर उनकी शक्ति बहुत अधिक नहीं थी। बस उनकी संख्या ही अधिक थी। जहां तक अर्जुन की शक्ति की बात थी, नरेश को उसके बारे में सब पता था, इसलिए उसने उसे ज्यादा तवज्जो नहीं दी। बस उसके साथ जो स्त्री थी वह इतनी सरल नहीं लग रही थी, परंतु सोचने के बाद उसे लगा कि वह महिला ज्यादा शक्तिशाली नहीं हो सकती। उसकी उम्र अधिक नहीं लग रही थी और न ही वह अद्वितीय गुरुकुल की किसी प्रसिद्ध शिष्या के रूप में जानी जाती थी। अगर वह वास्तव में इतनी शक्तिशाली होती तो उसे यात्रा के लिए घोड़े खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक बार जब किसी योद्धा की साधना एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाती है तो वे अपने पैरों की गति से घोड़ों से कई गुना तेज यात्रा कर सकते हैं। लेकिन नरेश यह नहीं जानता था कि प्रिया ने घोड़े इसलिए खरीदे थे क्योंकि उसे अर्जुन की चिंता थी। आखिरकार अर्जुन केवल प्रारंभिक तत्व चतुर्थ स्तर पर था, तो उसकी गति कितनी तेज हो सकती थी। आंधी सदन के ये शिष्य छायाओं और झाड़ियों में छिपकर उनके घोड़ों के पद चिन्हों का पीछा करने लगे। अर्जुन और प्रिया अपने घोड़ों को तेजी से दौड़ा रहे थे। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि दो समूह उनका पीछा कर रहे हैं और उन्हें चारों ओर से घेरने की योजना बना रहे हैं। हालांकि प्रिया की साधना साधारण नहीं थी, लेकिन वह अभी उस स्तर तक नहीं पहुंची थी जहां वह दिव्य चेतना का उपयोग कर सकती। इस कारण से वह अपने आसपास हो रही हरकतों को महसूस नहीं कर सकी। 3 दिनों की यात्रा के बाद वे अंततः एक छोटे से नगर पहुंचे, जो अद्वितीय गुरुकुल से हजारों मील दूर था। प्रिया के अनुसार अब उन्हें घोड़ों की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि आगे का मार्ग पहाड़ी और कठिन था। नगर में उन्होंने अपने घोड़ों को अस्तबल में छोड़ दिया और एक सराय में ठहरने का निर्णय लिया। प्रिया को इस बात की चिंता सता रही थी कि उसने अर्जुन से सहायता मांगी थी, लेकिन वह उसकी उचित देखभाल नहीं कर पाई थी। यह उचित नहीं था। अर्जुन और प्रिया की कक्षाएं अगल बगल थीं। अर्जुन अपने कक्ष में साधना कर रहा था, जबकि प्रिया अनगिनत विचारों में उलझी हुई थी। हर बार जब वह अर्जुन से बात करने के बारे में सोचती तो अंतिम क्षण में हिम्मत हार जाती। वह हमेशा से उसे छुपकर देखने की आदी थी, लेकिन अब जब वह उसके सामने थी तो समझ नहीं पा रही थी कि कैसे बातचीत शुरू करे। इसी बीच उसी सराय में 2 समूह चुपचाप इन दोनों की गतिविधियों पर नजर रख रहे थे। एक अन्य कक्ष में लंबोदर सिंह रक्त संप्रदाय के सदस्यों के साथ बैठा था। लंबोदर सिंह के चेहरे पर गहरी चिंता थी। जब रक्त संप्रदाय को इस बारे में जानकारी मिली तो वे तुरंत पीछा करने लगे। हालांकि वे कुछ देर से पहुंचे, फिर भी वे अंततः अर्जुन और प्रिया तक पहुंच गए। अचानक लंबोदर सिंह ने कहा, प्रभु विनय, हम कब कार्रवाई करेंगे? अर्जुन इस सराय में ठहरा हुआ है। आपकी शक्ति को देखते हुए उसे पकड़ना कोई कठिन कार्य नहीं होगा, है ना? विनय एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था, जिसकी शक्ति सत्य तत्व 5म स्तर तक पहुंच चुकी थी। वह रक्त संप्रदाय के एक धड़े का नेता था। चूंकि लंबोदर सिंह द्वारा दी गई जानकारी सटीक थी, उन्होंने प्रिया को जीवित पकड़ने के उद्देश्य से विनय को इस मिशन में शामिल किया था। विनय के समूह के अलावा बाहर भी विभाजन और पुनर्मिलन सीमा के कई योद्धा मौजूद थे, जिनकी संख्या लगभग 6 या 7 थी। ऐसा लग रहा था कि लंबोदर सिंह ने इस योजना को अचूक बनाने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर रखी थी। इसे एक भव्य षड्यंत्र कहा जा सकता था। विनय मुस्कुराते हुए बोला, युवा स्वामी लंबोदर, यदि आप आदेश दें तो हम कभी भी शुरू कर सकते हैं। यह एक छोटा सा नगर है और मेरी शक्ति के साथ उन दोनों का सफाया करना कोई कठिन कार्य नहीं होगा। किसी को कोई संदेह भी नहीं होगा और कोई सुराग भी नहीं बचेगा। तो फिर हम इंतजार क्यों कर रहे हैं? लंबोदर सिंह जोश में बोला, अर्जुन को मरना ही होगा और उस स्त्री को जीवित पकड़ना आवश्यक है। कहा जाता है कि वह बहुत सुंदर है। अगर वह मेरे लोगों में रुचि रखता है
तो मैं भी उसकी स्त्री का आनंद लेना चाहता हूं। विनय को लंबोदर सिंह के स्वभाव के बारे में भली भांति जानकारी थी और उसने इस उत्तर की पहले ही अपेक्षा कर ली थी। वह बोला, लेकिन स्वामी लंबोदर, हमें यह भी सोचना चाहिए कि वे इतनी दूर इस स्थान तक क्यों आए हैं। क्यों? लंबोदर सिंह ने पूछा। विनय ने थोड़ी देर के लिए सोचा, फिर कहा, मुझे विश्वास है कि उनकी यात्रा का एक उद्देश्य अवश्य है। शायद वे काली आंधी पर्वत में किसी अमूल्य खजाने की खोज में आए हैं। लंबोदर सिंह की भौहें सिकुड़ गईं। इससे हमारा क्या लेना देना? कई लोग काली आंधी पर्वत में खजाने की खोज में जाते हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर लौटकर नहीं आते। विनय ने सिर हिलाते हुए कहा, स्वामी लंबोदर, आप गलत सोच रहे हैं। अगर उन्हें पर्वत में ही जाना था तो वे सीधे अद्वितीय गुरुकुल से जा सकते थे, लेकिन उन्होंने हजारों मील की यात्रा की और यहां आकर रुके। यदि मेरा अनुमान सही है तो वे कल इसी नगर से पर्वत में प्रवेश करेंगे। उनके इरादे स्पष्ट हैं और यह भी निश्चित है कि वे जानते हैं कि वे क्या खोज रहे हैं और कहां मिलेगा। अगर हम चुपचाप उनका पीछा करें और सही समय पर हस्तक्षेप करें। विनय की यह दूरदर्शिता काबिले तारीफ थी। उसकी योजना और विश्लेषण बेहद सटीक थे, जिससे यह स्पष्ट हो रहा था कि वह बुद्धिमान व्यक्ति था। लंबोदर सिंह की आंखें चमक उठीं। जब वे खजाना पा लेंगे तब हम उसे छीन लेंगे। विनय ने मुस्कुराते हुए कहा, स्वामी लंबोदर ने बिल्कुल सही कहा, लेकिन यदि आप उस स्त्री के लिए अधीर हैं तो मैं उसे आज रात ही पकड़ सकता हूं। मैं आपको निराश नहीं करूंगा। लंबोदर सिंह थोड़ी देर के लिए संकोच में पड़ गया। विनय उसकी मानसिकता को भली भांति समझता था। उसने आगे कहा, लेकिन स्वामी लंबोदर, यदि आप कुछ दिन धैर्य रखें तो आपको न केवल वह स्त्री मिलेगी बल्कि वह खजाना भी मिलेगा। सोचिए, यदि वे अनगिनत कठिनाइयों के बाद खजाना प्राप्त करें और हम उसे छीन लें तो अर्जुन का क्या हाल होगा? वह क्रोध से पागल हो जाएगा। लंबोदर सिंह गंभीर होते हुए बोला, ठीक है, यदि वे भाग भी गए तो हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर बौद्ध साधु भाग भी जाए तो वह मंदिर से बाहर नहीं जा सकता। अर्जुन को कुछ और दिन जीने देते हैं और हम बिना मेहनत किए मछुआरे की तरह लाभ उठाएंगे। विनय हल्की मुस्कान के साथ बोला, धैर्य दुर्लभ गुण है और स्वामी लंबोदर महान कार्यों के लिए नियत हैं। हां विनय, तुम मेरी बहुत तारीफ कर रहे हो, लंबोदर सिंह ने हंसते हुए कहा, लेकिन अंदर ही अंदर वह अपनी प्रशंसा से बहुत संतुष्ट था। चूंकि विनय को लंबोदर सिंह का समर्थन प्राप्त करना था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से उसकी योजना का विरोध नहीं कर सकता था। हालांकि रक्त संप्रदाय का स्वामी हिमांशुनाथ बेहद निर्दयी और महत्वाकांक्षी था, लेकिन चूंकि उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था और केवल 2 अत्यंत सुंदर पुत्रियां थीं, इसलिए भविष्य में यह संप्रदाय लंबोदर सिंह के परिवार के हाथों में जाने की संभावना थी। इसलिए विनय ने यह तय कर लिया था कि उसे भविष्य के लाभों के लिए लंबोदर सिंह का विश्वास जीतना ही होगा। कमरे में चर्चाएं समाप्त हो चुकी थीं और सभी विश्राम करने की तैयारी कर रहे थे कि अचानक दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। अंदर आओ, विनय ने हल्की आवाज में कहा। दरवाजा खुला और रक्त संप्रदाय का एक शिष्य अंदर आया। उसने लंबोदर सिंह को प्रणाम किया और फिर विनय के कान में धीरे से कुछ फुसफुसाया। विनय का चेहरा तुरंत बदल गया। तो यह बात है। उसने तुरंत कमरे में मौजूद कुछ शिष्यों को संकेत दिया और आदेश दिया, जाओ और उन लोगों को पकड़ लो, उन्हें भागने मत देना, वरना स्वामी लंबोदर की योजना बिगड़ जाएगी। जी, शिष्यों ने आज्ञा का पालन किया और तेजी से बाहर चले गए। क्या हुआ? लंबोदर सिंह ने उत्सुकता से पूछा। विनय हल्के से मुस्कुराया। स्वामी लंबोदर, यह मामला काफी रोचक है। याद है, जब हम यात्रा कर रहे थे तो रास्ते में हमें कई घोड़ों के पदचिह्न दिखाई दिए थे। अभी अभी प्राप्त समाचार के अनुसार हम ही अकेले अर्जुन का पीछा करने वाले नहीं हैं। हमारे साथ कुछ और लोग भी उसका शिकार करने की योजना बना रहे हैं। ओह, लंबोदर सिंह ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, कौन है वे? कुछ शिष्य आंधी सदन से। इस समय वे अर्जुन पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। लगता है कि जब वह उस महिला के साथ होता है
तो वे उसका सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। वे खुद ही अपने विनाश को बुला रहे हैं। लंबोदर सिंह ठहाका लगाते हुए बोला, तो स्वामी विनय, आप उनके साथ क्या करने वाले हैं? स्वाभाविक रूप से मैं स्वामी लंबोदर की योजना को नष्ट नहीं होने दूंगा। विनय ने हल्की सी झुककर उत्तर दिया। तभी दरवाजे के दूसरी ओर से कुछ हलचल सुनाई दी और कई लोग अंदर घुस आए। ये वही रक्त संप्रदाय के शिष्य थे जो कुछ क्षण पहले बाहर गए थे, और वे अब पूरी तरह से डरे हुए नरेश को पकड़ कर लाए थे। नरेश और उसके साथी भयभीत थे। उन्होंने बहुत मुश्किल से अर्जुन का पीछा किया था, और जैसे ही वे उस पर हमला करने की योजना बना रहे थे, वे खुद ही एक ऐसे समूह के जाल में फंस गए जिसकी शक्ति उनके नेता से भी कहीं अधिक थी। नरेश डर के मारे कांप उठा और तुरंत घुटनों के बल गिरकर दया की भीख मांगने लगा। महाशयों, हमने आपका कोई अपमान नहीं किया, कृपया हमें छोड़ दीजिए। चुप रहो, एक रक्त संप्रदाय के शिष्य ने उसे जोर से थप्पड़ मारा, जिससे उसके मुंह से खून निकलने लगा। हालांकि नरेश भीतर ही भीतर क्रोधित था, लेकिन उसने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की और चुपचाप सिर झुकाए खड़ा रहा। नरेश ने चारों ओर देखा। उसके साथी शिष्य सभी भयभीत होकर कांप रहे थे। उनकी शक्ति बहुत अधिक नहीं थी, इसलिए वे भागने की भी नहीं सोच सकते थे। इनमें से कोई भी योद्धा उन्हें एक झटके में मार सकता था, और ऊपर से 6-7 योद्धाओं ने उन्हें चारों ओर से घेर रखा था। क्या उन्होंने हाल ही में किसी को परेशान किया था? आंधी सदन के शिष्य भी उलझन में थे। इस बार उन्होंने रास्ते में किसी को परेशान नहीं किया था, वे केवल अर्जुन को पकड़ने आए थे, लेकिन वे उसे छू भी नहीं पाए थे। इससे पहले ही पकड़े गए। यह मामला इतना बड़ा कैसे बन गया? नरेश ने चारों ओर देखा और अचानक सामने खड़े एक युवक को देखा जो कुछ परिचित लग रहा था। वह मुस्कुराते हुए उनकी ओर देख रहा था। गहरी सोच में पड़ते ही नरेश का चेहरा बदल गया। उसने संकोच से पूछा, क्या आप रक्त संप्रदाय के लंबोदर सिंह हैं? लंबोदर सिंह ठहाका मारकर हंसा। क्या तुम मुझे जानते हो? नरेश ने संकोच के साथ मुस्कुराते हुए कहा, स्वाभाविक रूप से मैंने आपके परिवार के बारे में बहुत सुना है स्वामी लंबोदर। अगर तुम मुझे पहचानते हो तो यह मामला बहुत आसान हो जाता है, लंबोदर सिंह ने हल्की आवाज में कहा। नरेश को संदेह हुआ। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इस जगह पर रक्त संप्रदाय के लोगों से मिलेगा। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, तुम अर्जुन का पीछा क्यों कर रहे थे? लंबोदर सिंह ने संकीर्ण आंखों से पूछा। इस प्रश्न ने नरेश को चौंका दिया। उसने लंबोदर सिंह की ओर देखा और सच छिपाने की हिम्मत नहीं की। पूरी बात बताने के बाद उसने दुखी स्वर में कहा, स्वामी लंबोदर, मुझे संदेह है कि मेरे छोटे भाई नरेंद्र के लापता होने में अर्जुन का हाथ है। अगर आपको कोई आपत्ति हो तो मैं तुरंत अपने लोगों को लेकर आंधी सदन वापस चला जाऊंगा और अर्जुन को परेशान नहीं करूंगा। लंबोदर सिंह हंसते हुए बोला, क्या तुम्हें लगता है कि मैं और अर्जुन मित्र हैं? क्या ऐसा नहीं है? नरेश ने झिझकते हुए पूछा। यह मजाक है, लंबोदर सिंह ने ठहाका लगाते हुए कहा। मेरी हैसियत क्या है और उसकी क्या? हम दोनों कभी मित्र नहीं हो सकते। तुम सचमुच मूर्ख हो। लगता है तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ। स्वामी लंबोदर ने तुम्हारी जान बचाई और तुम उसे धन्यवाद तक नहीं दे रहे। एक रक्त संप्रदाय के शिष्य ने उसे फटकारते हुए कहा। नरेश उलझन में पड़ गया। रक्त संप्रदाय के शिष्य ने व्यंग्य से कहा, तुम सिर्फ अर्जुन की कमजोर ताकत को जानते हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि उसके साथ जो महिला थी वह विभाजन और पुनर्मिलन सीमा स्तर की योद्धा है? यह सुनकर नरेश और उसके साथ ही भय से पसीने पसीने हो गए। विभाजन और पुनर्मिलन सीमा नरेश की प्राण ऊर्जा रूपांतरण स्तर की साधना से 2 संपूर्ण स्तर ऊपर थी। अगर वे नरेंद्र की मौत का बदला लेने की कोशिश करते तो उनका पूरा समूह समाप्त हो जाता। अब नरेश को अपनी भारी भूल का एहसास हुआ। उसने जल्दी से घुटनों के बल झुककर कहा, स्वामी लंबोदर का धन्यवाद, आपने हमारी जान बचाई। मेरे साथी और मैं आपके अत्यंत आभारी हैं। आंधी सदन के शिष्यों ने भी जल्दी से कृतज्ञता व्यक्त की। लंबोदर सिंह प्रसन्न होकर बोला, अच्छा, कम से कम तुम्हें एहसास तो हुआ। मैं यहां अर्जुन को मारने के लिए आया हूं, लेकिन तुम्हारी हरकतों के कारण मेरी योजना लगभग खराब हो गई थी।
स्वामी लंबोदर, हमें यह ध्यात नहीं था, कृपया हमें क्षमा करें। नरेश ने भयभीत होकर कहा। ठीक है, मैं इस बात को अब और नहीं बढ़ाऊंगा। चूंकि हम सभी का लक्ष्य अर्जुन है, तो तुम मेरे साथ रहो। जब हम अर्जुन को पकड़ लेंगे तब तुम अपने भाई के बारे में पूछ सकते हो। हालांकि नरेश भीतर ही भीतर असहज महसूस कर रहा था, लेकिन रक्त संप्रदाय के योद्धाओं की शक्ति के सामने विरोध करने की उसकी हिम्मत नहीं थी। उसने सिर झुकाकर कहा, स्वामी लंबोदर, मैं आपके आदेशों का पालन करूंगा, चाहे जान भी क्यों न चली जाए। अब जाओ और अपने कमरे में इंतजार करो, हम कल तुमसे मिलेंगे। लंबोदर सिंह ने उसे डिसमिस करते हुए कहा। जी। नरेश धीरे धीरे खड़ा हुआ और अपने कमरे की ओर चला गया। जैसे ही वह कमरे में पहुंचा, उसे एहसास हुआ कि उसके कपड़े पूरी तरह से पसीने से भीग चुके थे। उनके जाने के बाद लंबोदर सिंह ने संदेह से विनय की ओर देखा और पूछा, स्वामी विनय, हमें इन लोगों को हमारे साथ क्यों रखना चाहिए? उनकी शक्ति बहुत कम है और वे हमारी योजना को उजागर कर सकते हैं। हमारे पास पहले से ही पर्याप्त शक्ति है, हमें बस उस स्त्री को पकड़ना है। इससे पहले जो भी योजना बनी थी वह वास्तव में विनय के निर्देशों के अनुसार थी। हालांकि चीजें उसकी योजना के अनुसार आगे बढ़ रही थीं, लेकिन लंबोदर सिंह ने इसे गहराई से नहीं सोचा था। लंबोदर सिंह की अवज्ञा भरी आवाज सुनकर विनय मुस्कुराया। अर्जुन को मारने और उस स्त्री को पकड़ने के लिए स्वाभाविक रूप से हम नहीं चाहेंगे कि कोई अन्य इसमें हस्तक्षेप करे, लेकिन स्वामी लंबोदर, चूंकि अर्जुन और वह स्त्री काली आंधी पर्वत में प्रवेश कर चुके हैं, तो उन्होंने वहां की खतरनाक परिस्थितियों के लिए तैयारी कर रखी होगी। परंतु हम अलग हैं। हालांकि हमारी ताकत कम नहीं है, लेकिन वहां मौजूद ऊंचे स्तर के दानवों के अलावा प्राकृतिक जाल और विष भी हमारी शक्ति को क्षीण कर सकते हैं। यदि हमारे आगे कोई और रास्ता साफ करता चले तो हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। यह सुनकर लंबोदर सिंह समझ गया कि विनय क्या कहना चाहता है। वह आंधी सदन के शिष्यों को आगे भेजकर उनसे खतरों का सामना कराना चाहता था। स्वामी विनय, आप सच में बहुत दूर की सोचते हैं। मैंने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया था। लंबोदर सिंह ने सिर हिलाते हुए कहा। स्वामी लंबोदर को स्वाभाविक रूप से यह सब सीखने के लिए समय चाहिए। आप अभी भी ईमानदार और निष्कपट हैं। विनय ने हंसते हुए कहा। यह तय हो गया कि आंधी सदन के किसी भी शिष्य को जीवित नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि प्रिया जैसी शक्तिशाली योद्धा के पीछे अवश्य ही कोई ताकतवर व्यक्ति होगा। ऐसे लोगों को या तो पूरी तरह अनदेखा करो या जड़ से खत्म कर दो। जरूरी तैयारियां करने के बाद रक्त संप्रदाय के लोग काली आंधी पर्वत में प्रवेश करने की तैयारी करने लगे। अगले दिन अर्जुन और प्रिया सच में विनय की भविष्यवाणी के अनुसार गांव छोड़कर सीधे काली आंधी पर्वत में प्रवेश कर गए। आधा दिन बीत जाने के बाद ही रक्त संप्रदाय और आंधी सदन के लोग उनका पीछा करने के लिए निकले। चूंकि प्रिया की साधना काफी ऊंचे स्तर की थी, यदि वे बहुत करीब जाते तो वह उनका पता लगा सकती थी, और यदि बहुत दूर रहते तो उनका पीछा करना कठिन हो जाता। लेकिन विनय को वर्षों का अनुभव था, जिससे उसे पूरा भरोसा था कि वह पहाड़ों में भी इन दोनों के निशान खोज सकता है। काली आंधी पर्वत में प्रवेश करते ही अर्जुन और प्रिया की गति धीमी हो गई। घोड़ों का शोर खत्म होते ही दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई। केवल एक दिन साथ बिताने के बाद ही दोनों को लगने लगा कि उनकी मित्रता पहले से अधिक गहरी हो गई थी। रात होने पर उन्होंने एक विशाल वृक्ष की शाखा पर आराम करने का निर्णय लिया। शाखा काफी चौड़ी थी, लेकिन फिर भी उनके बीच अधिक दूरी नहीं थी, जिससे अर्जुन को प्रिया की हल्की सुगंध महसूस हो रही थी। छोटी सीनियर प्रिया कुछ समय तक साथ बिताने के बाद अब उनके बीच कोई औपचारिकता नहीं बची थी, यहां तक कि संबोधन भी बदल चुका था। अर्जुन को प्रिया का व्यवहार एक छोटे बच्चे जैसा लगता था, विशेष रूप से उसकी बड़ी, गोल और मासूम आंखें। जब वह बात करती थी तो उसकी आवाज में मासूमियत और सरलता झलकती थी। सीनियर प्रिया ही ठीक है, छोटी लगाने की क्या जरूरत है? प्रिया ने हल्की नाराजगी से कहा। इस पोटली में तुमने क्या रखा है? अर्जुन ने विषय बदलते हुए पास रखे पैकेट की ओर इशारा किया। पिछले 4-5 दिनों से यह प्रश्न उसे परेशान कर रहा था और अब वह खुद को रोक नहीं पाया। ओह,
यह? प्रिया तुरंत विषयांतर कर गई। पोटली को कसकर पकड़ते हुए उसने उत्तर दिया, यह मेरे गुरु द्वारा वर्षों से तैयार की गई सामग्री है, क्योंकि यदि हम 9 येन अमृत क्रिस्टल प्राप्त कर लेते हैं तो मुझे इन्हें तुरंत शुद्ध करना होगा। ये क्रिस्टल बहुत विशेष होते हैं। यदि 2 घंटे के भीतर इन्हें शुद्ध न किया जाए तो वे धीरे धीरे विलुप्त हो जाते हैं। तो यह बात है, अर्जुन ने सिर हिलाते हुए कहा। जूनियर अर्जुन, प्रिया ने अचानक स्नेहपूर्ण स्वर में पुकारा। क्या हुआ? मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। अच्छा संयोग है, मुझे भी तुमसे एक सवाल पूछना है, अर्जुन हंसते हुए बोला। तो हमें एक दूसरे के सवालों के ईमानदारी से उत्तर देने होंगे, ठीक है? अध्याय 88, एक स्त्री की सुगंध। ठीक है, तो मैं शुरू करूं? प्रिया ने अधीरता से कहा। हां पूछो, अर्जुन मुस्कुराया। मैं वादा करता हूं कि तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। अपने होंठ भींचते हुए प्रिया ने अपना शरीर थोड़ा मोड़ा और कुछ क्षणों के लिए झिझकी। फिर पूछा, मैंने अपने गुरु से सुना कि जब उन्होंने तुमसे मदद मांगी तो तुमने बहाने बनाकर मना कर दिया, लेकिन जब तुम्हें पता चला कि मुझे मदद चाहिए तो तुमने तुरंत हां कर दी। ऐसा क्यों? तुम्हें क्या लगता है? अर्जुन ने भी सिर घुमाया और पूछा। उनकी आंखें मिलीं, जिससे प्रिया का चेहरा लाल हो गया। उसने जल्दी से अपनी नजरें हटा लीं और शर्माते हुए कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे गुरु ने कहा कि तुम पर भरोसा नहीं किया जा सकता और मुझे तुम्हारे प्रति सतर्क रहना चाहिए। बुजुर्ग मेहता ने यह कहा, अर्जुन ने नाराज होकर कहा। प्रिया अपने गुरु पर अटूट विश्वास रखती थी, इसलिए उसने बिना किसी अपराध बोध के उत्तर दिया। बुजुर्ग भी कमाल हैं। अर्जुन चिढ़ गया। आखिर उन्होंने मुझे समझा क्या है? तो फिर तुमने इतनी जल्दी हां क्यों कर दी? अर्जुन ने उसे देखते हुए हंसते हुए कहा, तुम्हारे गुरु सही कह रहे थे। सच में मेरा इरादा नेक नहीं था, इसलिए मैंने तुरंत हां कर दी। हंसते हुए उसने धीरे धीरे प्रिया की ओर कदम बढ़ाए। चौंक कर प्रिया ने तुरंत पीछे हटने की कोशिश की। फिर अचानक उसे कुछ याद आया और बोली, जूनियर अर्जुन, तुम मुझे हरा नहीं सकते। यह बात सही थी। अर्जुन ने भी सोचा कि यदि उसने ज्यादा चालाकी दिखाई तो वह खुद पेड़ से गिर सकता था। हालांकि प्रिया मासूम और प्यारी थी, इसका मतलब यह नहीं था कि वह कमजोर थी। अपनी हंसी दबाते हुए अर्जुन ने गंभीरता से अपनी जेब से एक छोटी शीशी निकाली। उसे ध्यान से सहलाते हुए उसने कहा। इसके कारण प्रिया को कुछ समझ नहीं आया। उसने शीशी को करीब से देखा और पाया कि यह अद्वितीय गुरुकुल की बाहरी चोटों की औषधि रक्त थक्की मलहम थी। 2 महीने पहले की घटनाएं अचानक उसकी आंखों के सामने आ गईं, जिससे उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। अविश्वास से उसने अर्जुन को देखा, क्योंकि उसे यह उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी छोटी चीज को भी संभाल कर रखेगा। हल्की हंसी के साथ अर्जुन ने कहा, जो लोग मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं मैं उन्हें पहचान सकता हूं। यह 3 साल हो गए जब मैंने गुरुकुल में कदम रखा, और यह छोटी सी शीशी मेरे लिए पहली निशानी थी कि कोई मेरे बारे में सोचता भी है। तुम्हें कैसे पता चला कि यह मैंने रखी थी? प्रिया ने हैरान होकर पूछा। अर्जुन की भौहें हल्की सी उठीं। एक कहावत है, स्त्री की सुगंध सब बता देती है। यह सुनकर प्रिया का चेहरा और भी लाल हो गया, लेकिन उसका मन अब हल्का महसूस हो रहा था। केवल 10 योगदान बिंदु की यह छोटी सी शीशी अर्जुन को बिना सोचे मदद करने के लिए पर्याप्त कारण थी। तो गुरु मेहता गलत थे। अब तुम्हारी बारी है पूछने की। अपनी शंका दूर होने के बाद प्रिया को और सवाल पूछने में शर्म आ रही थी, इसलिए उसने जल्दी से विषय बदल दिया। अर्जुन ने शीशी को सावधानी से अपनी जेब में रखा और पूछा, बुजुर्ग मेहता, सच में अपनी पुरानी बीमारी के कारण नहीं आए थे, सही? प्रिया थोड़ा असहज महसूस करने लगी और कुछ देर बाद बोली, मैंने उन्हें दवा देकर बेहोश कर दिया था। अर्जुन यह सुनकर अचंभित रह गया और फिर जोर से हंसने लगा। वह खुद को रोक ही नहीं पा रहा था। तुम हंस क्यों रहे हो? प्रिया गुस्से और शर्म से बोली। उस रात उन्होंने अचानक कहा कि अब मुझे आने की जरूरत नहीं है और मजबूरी में मैंने उन्हें बेहोश कर दिया। अर्जुन हंसता ही रहा तो प्रिया ने उसे हल्के से मुक्के मारे। तभी उसे एहसास हुआ कि वे कितने करीब आ चुके थे, जिससे वह असहज हो गई।
मैं सोने जा रही हूं, तुम अपनी हंसी खुद ही जारी रखो। प्रिया ने खुद को लपेटा और पास की शाखा पर कूद गई और फिर अर्जुन की ओर ध्यान नहीं दिया। काली आंधी वन में कई दिनों तक सफर करने के बाद अर्जुन को आश्चर्य हुआ कि उन्हें अभी तक किसी भी खतरनाक दैत्य से सामना नहीं करना पड़ा था। यह सोचकर वह चिंतित हो गया, क्योंकि काली आंधी पर्वत में बेहद शक्तिशाली दैत्य रहते थे और यदि वे किसी से टकरा जाते तो उसकी मौजूदा साधना को देखते हुए वह सिर्फ प्रिया के लिए एक बोझ बन जाता। परंतु प्रिया ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। अर्जुन को नहीं पता था कि उसने दैत्य से बचने के लिए कौन सा तरीका अपनाया था, लेकिन यह पूरी तरह कारगर था। उनका मार्ग अक्सर पूर्व से पश्चिम की ओर बदलता रहता। कभी वे किसी स्थान के चारों ओर घूमते, कभी किसी बड़े क्षेत्र को घेरते, लेकिन इसी रणनीति की वजह से वे सुरक्षित रहे। कभी कभी उन्हें दूसरे या तीसरे स्तर के दैत्य मिलते, परंतु प्रिया आसानी से उनका निपटारा कर देती। कुछ दिनों तक ध्यानपूर्वक देखने के बाद अर्जुन ने महसूस किया कि प्रिया को दैत्य का पता लगाने की शक्ति उसके कलाई पर पहने गहरे रंग के कंगन से मिल रही थी। जब भी कोई शक्तिशाली दैत्य उनके रास्ते में आता, वह कंगन सक्रिय कर देती और यह एक हरे रंग की चमक छोड़ता। इससे पहले उसने यह कंगन नहीं पहना था। उसके पास केवल माथे पर नीलम का पत्थर था। इससे साफ था कि यह विशेष रूप से इस यात्रा के लिए तैयार किया गया था। यह निश्चित रूप से एक दुर्लभ खजाना था। अर्जुन की नजर कंगन पर पड़ी और उसने अंदाजा लगाया कि यह मेहता ने उसे दिया होगा। आखिर मेहता की असली पहचान क्या थी? अर्जुन पूरी तरह से उलझ गया था। वह सिर्फ योगदान कक्ष का कोषाध्यक्ष था, फिर भी उसके पास इतनी दुर्लभ वस्तुएं थीं। इस स्तर के खजाने आमतौर पर अद्वितीय गुरुकुल में भी दुर्लभ थे। जब अर्जुन और प्रिया सुगमता से आगे बढ़ रहे थे, तब उनके पीछे चल रहे लोगों को भयंकर युद्धों का सामना करना पड़ा। पिछले कई दिनों में छोटे और बड़े युद्ध कई बार हुए। यदि रक्त संप्रदाय की शक्ति इतनी अधिक न होती तो वे अब तक दैत्यों का भोजन बन चुके होते। हालांकि विनय एक सत्य तत्व सीमा के 5वें स्तर का योद्धा था, उसकी किस्मत खराब थी। अभी अभी उनके समूह का सामना 5वें स्तर के चरम सीमा के दैत्य से हुआ था, जो कि सत्य तत्व सीमा के शीर्ष योद्धा के बराबर था। यह विनय की शक्ति से कई स्तर ऊपर था। इस कठिन युद्ध में उनकी संख्यात्मक शक्ति का उपयोग करके वे किसी तरह इसे पराजित करने में सफल हुए। लेकिन इस लड़ाई के दौरान रक्त संप्रदाय ने एक संयोजन और पुनर्मिलन सीमा के योद्धा को खो दिया। इससे विनय बेहद क्रोधित हो गया। अब रक्त संप्रदाय में केवल 4 संयोजन और पुनर्मिलन सीमा के योद्धा बचे थे, जबकि बाकी सिर्फ प्राण ऊर्जा परिवर्तन सीमा के मध्य स्तर पर थे। लंबोदर सिंह की शक्ति सबसे कम थी, क्योंकि वह केवल प्राण ऊर्जा परिवर्तन सीमा के निचले स्तर पर था। पहले उन्हें लगा था कि जब तक वे अर्जुन और प्रिया के पीछे रहेंगे, उन्हें कोई बड़ा खतरा नहीं होगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये दोनों किसी रहस्यमयी तरीके से दैत्यों से बच निकलते थे, जबकि उनके अनुयायी लगातार युद्ध में फंस रहे थे। अब तक वे एक संयोजन और पुनर्मिलन सीमा के योद्धा को खो चुके थे। अब विनय का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन अब पीछे हटने का समय नहीं था। इतने लोगों की कुर्बानी के बाद वे आधे रास्ते में हार नहीं मान सकते थे। एक छोटे से विश्राम के बाद विनय ने नरेश से कहा, आगे बढ़ो, हमें निकलना होगा। नरेश ने जमीन पर पड़े एक कटी हुई भुजा को देखा और सहम गया। पहले ही रक्त संप्रदाय ने कुछ लोगों को खो दिया था, तो आंधी सदन के शिष्यों की सुरक्षा की क्या उम्मीद की जा सकती थी? 2 शिष्यों को एक 5वें स्तर के दैत्य ने निगल लिया था और केवल उनका आधा हाथ ही बचा था। अब उसे समझ आ गया था कि पिछली रात उसे जो अजीब लग रहा था वह क्या था। रक्त संप्रदाय की सहायता का दिखावा सिर्फ आंधी सदन के शिष्यों को मोहरा बनाने के लिए किया गया था। लेकिन अब जब उसे यह समझ आ गया था, तब भी वह कुछ नहीं कर सकता था। अगर उसने विरोध किया तो उसकी मौत निश्चित थी। अब एक भयभीत चेहरे के साथ नरेश ने एक आंधी सदन के शिष्य को आगे चलने का आदेश दिया। पीछे से विनय निर्देश दे रहा था कि किस दिशा में जाना है। कभी वे पूर्व की ओर बढ़ते तो कभी पश्चिम की ओर।
इसी दौरान अर्जुन और प्रिया तेजी से बढ़ रहे थे। तभी अर्जुन अचानक रुक गया। उसने एक दिशा की ओर देखा। उसकी आंखों में चमक आ गई। क्या हुआ? प्रिया ने पूछा। वहां कोई खतरा तो नहीं? अर्जुन ने एक और इशारा करते हुए पूछा। नहीं, मैंने वहां किसी दैत्य की उपस्थिति महसूस नहीं की। प्रिया ने अपने कंगन की ओर देखा। तो चलो। अर्जुन तुरंत वहां चल पड़ा। हालांकि प्रिया को समझ नहीं आया कि वह इतना उत्साहित क्यों था, लेकिन वह उसका पीछा करने लगी। कुछ ही कदम चलने के बाद प्रिया ने महसूस किया कि वातावरण में गर्मी बढ़ गई है। उसके गाल गुलाबी हो गए। उसने देखा कि जमीन पर हथेली के आकार के बड़े लाल रंग के फूल खिले हुए थे। इन फूलों की संख्या कम नहीं थी, कम से कम दर्जन भर थे। अर्जुन ने बिना किसी संकोच के 11 फूल तोड़ लिए। फिर उसने प्रिया से पूछा, क्या तुम जानती हो कि ये क्या है? रहस्यमयी क्रिम्सन यांग पुष्प, पृथ्वी श्रेणी की निम्न स्तर की सामग्री। तो तुम इन्हीं की तलाश में आए थे? प्रिया समझ गई। पृथ्वी श्रेणी की सामग्री। अर्जुन के चेहरे पर संतोष था। अब तक उसने अपनी यात्रा में कई यांग ऊर्जा से भरे खजाने प्राप्त किए थे, लेकिन यह स्थान उनके गंतव्य से अधिक दूर नहीं था। क्या मैं इन्हें शुद्ध करने में मदद करूं? प्रिया ने पूछा। अभी नहीं, रात में करेंगे, अर्जुन ने कहा। ठीक है, हम अपने गंतव्य से 2-3 दिन ही दूर हैं। हमारे पास पर्याप्त समय है, प्रिया ने कहा। कुछ और दैत्य और खजाने पार करने के बाद वे अंततः एक विशाल घाटी के पास पहुंचे। प्रिया ने लंबी सांस लेते हुए कहा, जूनियर अर्जुन, हम पहुंच गए। सामने का पर्वत विशाल था और उसके चारों ओर फैली हुई घाटी भी कई कोस चौड़ी थी। इसके अलावा घाटी एकदम गोलाई में थी। अर्जुन जब अपने स्थान से नीचे झुका तो उसने पाया कि घाटी लगभग 300 फीट गहरी थी। नीचे का क्षेत्र हरा भरा था और बाहरी जंगल से अलग नहीं लग रहा था। घाटी की सुंदरता देखते ही बनती थी। हरे भरे पहाड़ और निर्मल जल, दृश्य मनमोहक था। प्रिया ने अपने कंगन की ओर ध्यान से देखा। कुछ देर बाद वह प्रसन्नता से बोली, हमारी किस्मत अच्छी है, वहां नीचे कोई खतरनाक दैत्य नहीं है। जैसे ही उसने यह कहा, उसने राहत की सांस ली, क्योंकि यात्रा के दौरान उसने कई उच्च स्तर के दैत्यों से बचने का प्रयास किया था। लेकिन अगर घाटी में कोई खतरनाक दैत्य होता तो उन्हें उससे लड़ना ही पड़ता, क्योंकि उनका अंतिम गंतव्य यही था। यह तो सामान्य लग रहा है, अर्जुन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। प्रिया मुस्कुराई। चिंता मत करो, सही समय आने दो। यदि गुरुजी इस स्थान से संयोगवश न गुजरे होते तो शायद हमें इस रहस्यमयी जगह का कभी पता ही नहीं चलता। तभी उन्होंने 9 येन अमृत क्रिस्टल को परिष्कृत करने का विचार किया। लेकिन इतने महत्वपूर्ण समय पर वे वापस क्यों चले गए? और तुमने अब तक यह नहीं बताया कि मुझे तुम्हारी मदद कैसे करनी है। पिछले कुछ दिनों से वे लगातार सफर कर रहे थे और अर्जुन ने कभी ज्यादा प्रश्न नहीं किए थे। लेकिन अब जब वे गंतव्य पर पहुंच चुके थे तो वह पूछने से खुद को रोक नहीं सका। आखिरकार अगर 9 येन अमृत क्रिस्टल प्रकट होते हैं और उसे यह नहीं पता कि उन्हें कैसे प्राप्त करना है, तो वह योजना को बर्बाद कर सकता था। इसलिए पहले से कुछ तैयारी जरूरी थी। जब समय आएगा तब बता दूंगी। प्रिया ने अब भी पूरी बात नहीं बताई। अर्जुन को अभी भी संदेह था, लेकिन उसने आगे पूछताछ नहीं की। यह पूरा मामला रहस्यमय था। मेहता जी का स्वभाव अभी भी अर्जुन को उलझन में डाल रहा था, लेकिन अब जब उसने वचन दिया था तो वह पूरी ईमानदारी से इस कार्य में सहयोग देगा। आओ, प्रिया ने अर्जुन को इशारा किया। अर्जुन ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। कहां? मैं तुम्हें नीचे लेकर जाऊंगी, प्रिया ने अपनी बड़ी आंखें झपकाते हुए कहा। हम बहुत ऊंचाई पर हैं, मैं खुद जा सकता हूं, अर्जुन ने तुरंत मना करते हुए कहा। मजाकिया अंदाज में उसने कहा, मैं एक पुरुष हूं, कैसे एक स्त्री मुझे नीचे लेकर जाएगी? यह कैसा लगेगा? यह कहकर वह सीधे नीचे कूद पड़ा। प्रिया ने घबराकर चीख मारी, क्योंकि अर्जुन उल्का पिंड की तरह नीचे गिर रहा था, जिससे पत्ते और धूल चारों ओर उड़ने लगे। प्रिया डर गई थी। आखिरकार अर्जुन की शक्ति अब भी इतनी अधिक नहीं थी और इतनी ऊंचाई से गिरकर वह जीवित भी रहेगा या नहीं, यह प्रश्न था। उसी समय वह भी कूद पड़ी, ताकि अगर जरूरत पड़े तो वह उसे संभाल सके। गति तेजी से बढ़ रही थी
और जब वे जमीन से 7 फीट दूर थे तो अर्जुन ने पर्वत की दीवार को अपने पैरों से धक्का दिया, जिससे उसका संतुलन बन गया। उसने कई कलाबाजियां की, अपनी गति को कम किया और अंततः जमीन पर धमाके के साथ उतरा। जमीन पर उसके पैरों के दबाव से एक गहरा निशान बन गया और चारों ओर धूल उड़ने लगी। प्रिया धीरे से अर्जुन के पास उतरी। दोनों के बीच कोई समानता नहीं थी। एक परी के समान हल्के कदमों से उतर रही थी, जबकि दूसरा कोई भारी चट्टान की तरह नीचे गिरा था। फिर भी दोनों ने संतुलन बनाए रखा। अर्जुन की त्वचा पर कुछ खरोंचें आ गई थीं और उसके कपड़ों पर कुछ टहनियां भी चिपकी हुई थीं। उसके दोनों पैर हल्के कांप रहे थे। प्रिया ने अपने होंठों को दबाया और मुस्कान छिपाने की कोशिश की। वह देख सकती थी कि उसका छोटा शिष्य कुछ चोट खा चुका था। 30 फीट की ऊंचाई से कूदना, अपनी प्रारंभिक तत्व तृतीय चरण की शक्ति के साथ इतनी ऊंचाई से छलांग लगाना और सुरक्षित रूप से उतरना वास्तव में किसी चमत्कार से कम नहीं था। प्रिया ने चारों ओर देखा और फिर कहा, आज 5वां दिन है और 2 दिनों के बाद 7वां दिन होगा। मुझे इस पर्वतीय घाटी में कुछ तैयारियां करनी होंगी। छोटे शिष्य, तुम यहां रुको, क्योंकि इस क्षेत्र में कोई खतरा नहीं है। अर्जुन गंभीर भाव से चुपचाप सिर हिलाते हुए सहमत हुआ। प्रिया ने चलना शुरू किया, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद वह रुकी और उसे आश्वस्त करते हुए बोली, यह प्रक्रिया काफी समय लेगी, इसलिए इधर उधर मत भटकना, नहीं तो मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगी। अर्जुन ने एक बार फिर से सिर हिलाया, लेकिन अब उसके चेहरे पर हल्की बेचैनी झलक रही थी। प्रिया के जाते ही अर्जुन आखिरकार जमीन पर बैठ गया और अपने दर्द से कराहते पैरों को सहलाने लगा। हालांकि वह गिरते समय अपनी गति को कुछ हद तक नियंत्रित कर सका, लेकिन यह कूद फिर भी काफी तकलीफदेह थी। कुछ समय बाद जब उसके पैरों की सुन्नता कम हुई तो अर्जुन ने आसपास की जगह की जांच शुरू कर दी। हालांकि प्रिया ने कहा था कि यह स्थान सुरक्षित है, सतर्क रहना हमेशा अच्छा होता है। घाटी का निरीक्षण करने के बाद वह किसी भी संभावित खतरे का पता नहीं लगा सका। उसे अगले दिन दोपहर तक इंतजार करना पड़ा, जब तक कि प्रिया वापस नहीं लौटी। भले ही उसे यह नहीं पता था कि उसने घाटी में क्या व्यवस्था की थी, लेकिन उसके पीले चेहरे से स्पष्ट था कि इस प्रक्रिया में काफी ऊर्जा की खपत हुई थी। मैं पहले थोड़ा आराम करने जा रही हूं। आज रात 11 बजे से 1 बजे के बीच 9 यिन अमृत क्रिस्टल एकत्रित होकर प्रकट होंगे। वे सूर्योदय तक उपलब्ध रहेंगे। हमें उन्हें खोजकर प्राप्त करना होगा। यदि हम इस समय में सफल नहीं हुए तो वे फिर से छिप जाएंगे, प्रिया ने चिंतित स्वर में कहा। फिर उसने कुछ औषधियां निगली और अपने होठों को कसकर बंद कर लिया। इसके बाद वह ध्यान मुद्रा में बैठ गई। अर्जुन बिना हिले डुले एक मूर्ति की तरह उसके पास खड़ा हो गया, जैसे किसी संत की तरह उसकी रक्षा कर रहा हो। कुछ मील दूर रक्त संप्रदाय और आंधी सदन के सदस्य भारी संकट में थे। अर्जुन और प्रिया का पीछा करते हुए वे काली आंधी पर्वत के अंदरूनी क्षेत्र में घुस गए थे, लेकिन इसके लिए उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी। शुरुआत में वे 17 लोग थे, लेकिन अब केवल 13 बचे थे। बाकी लोग लगातार हो रहे राक्षसी जानवरों के हमलों में मारे जा चुके थे। रक्त संप्रदाय में अब केवल 7 लोग बचे थे और उन्होंने फिर से एक अलगाव और पुनर्मिलन सीमा मास्टर खो दिया था। अब केवल 3 ही मास्टर बचे थे। अधिकतर लोग घायल थे, विनय की छाती पर खून के धब्बे थे और 2 शेष ऊर्जा परिवर्तन चरण के शिष्य पूरी तरह थके हुए थे। आंधी सदन में केवल 6 लोग जीवित बचे थे। नरेश, जो ऊर्जा परिवर्तन प्रथम चरण में था, और 4 अन्य प्रारंभिक तत्व चरण के शिष्य ही बचे थे। एक अंतिम व्यक्ति इतना भाग्यशाली था कि केवल सिर पर चोट लगी थी, जिससे उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई थी। इन सभी लोगों में केवल लंबोदर सिंह ही पूरी तरह से सुरक्षित था। उसकी स्थिति विशेष थी, इसलिए सबसे कठिन लड़ाइयों में भी उसे बचाया जाता था और वह हमेशा केंद्र में रहता था, जिससे उसका घायल या मारा जाना असंभव था। कई दिनों तक अर्जुन का पीछा करने के बाद लंबोदर सिंह आखिरकार अपना धैर्य खो बैठा। हालाध्यक्ष विनय, क्या हमें और पीछा करना चाहिए? अगर हम और आगे बढ़े तो और भी ज्यादा नुकसान होगा।
जब दादाजी इस बारे में पूछताछ करेंगे तो इसका उत्तर कौन देगा? लंबोदर सिंह ने गुस्से से पूछा। विनय भी इस सवाल से चिढ़ गया, क्योंकि यह बोझ अब पूरी तरह से उसके सिर पर डाल दिया गया था। अगर वह लंबोदर सिंह को खुश करने की कोशिश न कर रहा होता तो कभी यह फैसला नहीं लेता, और अगर उसे पहले से पता होता कि यह यात्रा इतनी खतरनाक होगी तो क्या वह उसका अनुसरण करता? वह तो पहले ही गांव में अर्जुन को मार देता। हालांकि अपने मन की कड़वाहट को दबाते हुए विनय केवल इतना बोला, अब हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। यह स्पष्ट है कि वे अपने गंतव्य पर पहुंच चुके हैं। ऐसा लगता है कि आगे की घाटी ही उनका लक्ष्य है। जैसे ही उसने ये शब्द सुने, लंबोदर सिंह की आंखें चमक उठीं। तुमने अभी क्या कहा? तुम कह रहे हो कि जिस चीज की वे तलाश कर रहे हैं वह बस आगे ही है? विनय हल्का सा मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल सही। वे कल ही वहां पहुंच चुके होंगे, लेकिन इतने समय के बाद भी उन्होंने कोई हरकत नहीं की, तो संभवतः वे अपने गंतव्य तक पहुंच चुके हैं। तो फिर हम अब भी किसका इंतजार कर रहे हैं? क्या हम इतने दिनों से उनका पीछा सिर्फ इसी पल के लिए नहीं कर रहे थे? लंबोदर सिंह ने अधीर होकर कहा। उसके लिए खजाने का मिलना गौण था। वह तो बस प्रिया की असली सूरत देखना चाहता था। इतने दिनों से खुद को रोक रखा था, अब और कैसे सहता? विनय ने केवल मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि वे अपने गंतव्य तक पहुंच चुके हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वे अब भी उस वस्तु को खोजने में सफल नहीं हुए हैं। युवा स्वामी, बस थोड़ा और संयम रखिए। मैं वचन देता हूं कि वह लड़की हमारे हाथ से नहीं निकलेगी। लंबोदर सिंह अब और प्रतीक्षा नहीं करना चाहता था, क्योंकि गांव में रहते हुए विनय ने यही शब्द कहे थे, और इस यात्रा के दौरान उन्हें बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा था। इसलिए अब वह और रुकने को तैयार नहीं था, परंतु वह अपनी भावना को स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर सकता था। इसलिए कुछ समय सोचने के बाद उसने केवल इतना कहा, ठीक है, 2 दिन और इंतजार करेंगे। अगर 2 दिनों में भी उन्होंने कोई हरकत नहीं की तो हम आगे बढ़ेंगे। विनय ने सिर हिलाया और मन ही मन गहरी सांस ली। लंबोदर सिंह जैसा व्यक्ति जिसके दिमाग में सिर्फ औरतें घूम रही हों, भविष्य में किसी काम का नहीं रहेगा। रात के देर समय प्रिया ने आखिरकार अपनी आंखें खोलीं। उसकी पहले जैसी थकी हुई दृष्टि अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि उसने अपनी ऊर्जा पूरी तरह से पुनः प्राप्त कर ली थी। संक्षिप्त धन्यवाद कहने के बाद वह और अर्जुन कुछ भोजन निकालकर खाने लगे। जल्द ही रात का समय रात्रि 11 से 1 बजे होगा और यह घाटी नकारात्मक ऊर्जा, यिन ऊर्जा से भर जाएगी। छोटे अर्जुन, तुम्हारी साधना मुझसे बहुत कमजोर है और तुम्हारे पास सीमित मात्रा में ऊर्जा है। तुम्हें इसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए, प्रिया ने कोमल लेकिन गंभीर आवाज में समझाया। समझ गया, अर्जुन ने सिर हिलाया। हालांकि उसके दांत्य केंद्र डैनेटियन में यांग ऊर्जा की 10 से अधिक बूंदें थीं, जिससे उसे ऊर्जा की समस्या नहीं थी, लेकिन उसने यह बात जाहिर नहीं की। जैसे ही वे बातचीत कर रहे थे, घाटी के भीतर अचानक कुछ बदल गया। सामान्य तौर पर इस तरह की ऊंची चट्टानों से घिरी घाटी में हवा नहीं बहनी चाहिए, लेकिन इस समय घाटी में एक ठंडी और भूतिया हवा चलने लगी, जो किसी रात में रोती हुई स्त्री जैसी महसूस हो रही थी। यह सुनकर दिल में एक अजीब सी बेचैनी उत्पन्न हो रही थी। उस ठंडी हवा के साथ जमीन से एक शीतल ऊर्जा उठने लगी, जिसने अर्जुन की सत्य यांग साधना, ट्रू यांग टैक्टिक्स को अनायास सक्रिय कर दिया। यह ठंड किसी सामान्य सर्दी की तरह नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे यह किसी भूत या दुष्ट आत्मा से निकल रही हो, जो हड्डियों तक को जमा सकती थी। अर्जुन को उस ठंड को दूर करने के लिए अपनी सत्य यांग साधना की गति को तेज करना पड़ा। छोटे अर्जुन, प्रिया ने पुकारा और उसे अपनी ओर खींच लिया। साथ ही अपनी जेब से एक बैंगनी जड़ीत पेंडेंट निकाल लिया। जैसे ही अर्जुन उसके पास आया, उसे महसूस हुआ कि उसकी ठंडक पूरी तरह से गायब हो गई है और उसकी जगह एक सुखद गर्माहट ने ले ली। मेरे पास ही रहो और ज्यादा दूर मत जाओ। यह पेंडेंट यिन ऊर्जा के शीतल प्रभाव को नष्ट कर सकता है, प्रिया ने कहा। अर्जुन आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगा। उसके हाथ में जो बैंगनी रंग का पेंडेंट था,
वह एक दिव्य वस्तु, गुप्त औषधि थी, और जब उसने उसमें अपनी शक्ति प्रवाहित की तो उसने एक चमक उत्पन्न की जिससे आसपास की नकारात्मक ऊर्जा तुरंत ही दूर हो गई। अर्जुन हैरान था। इस सीनियर प्रिया की कलाई में एक रहस्यमयी ब्रेसलेट था और अब उसने यह दूसरा दिव्य वस्त्र पेंडेंट निकाल लिया। आखिर उसके पास कितनी गुप्त वस्तुएं थीं? तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? प्रिया का चेहरा लाल पड़ गया और उसकी आवाज मच्छर के गुनगुनाने जितनी धीमी थी। अर्जुन कुछ क्षणों तक स्तब्ध रहा और फिर उसे एहसास हुआ कि उसकी हरकत कुछ अनुचित थी, क्योंकि उस जेड पेंडेंट का सुरक्षा घेरा बहुत बड़ा नहीं था। जब दोनों एक साथ खड़े हुए तो उनके शरीर एक दूसरे से सट गए। अर्जुन को साफ महसूस हो रहा था कि प्रिया के शरीर की गर्मी उसके कंधे और बांह से होकर गुजर रही थी। उसकी कोमलता महसूस हो रही थी और उसकी सुगंध भी स्पष्ट रूप से महसूस की जा सकती थी। यह स्थिति प्रिया के लिए भी कुछ अलग नहीं थी। उसके लिए यह निकटता सहन करना कठिन हो रहा था। उसकी आंखों में शर्म का भाव झलक रहा था और उसका चेहरा और गर्दन दोनों सुर्ख हो गए थे। तुम्हारी आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत कीमती है, इसलिए इसे यहां खर्च मत करो। तुम्हें इसे केवल 9 यिन अमृत क्रिस्टल को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए।